हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम इसके बारे में इस चैप्टर में देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगर्भ की जानकारी के साधन, फिर भूकंप क्या है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भूगर्भ की जानकारी के साधन। भूगर्भ की जानकारी के साधन यानी कि हम इसका सबसे पहले अर्थ समझें कि भूगर्भ मतलब यानी कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग के हिस्से का पता लगाना भूगर्भ की जानकारी के साधन होता है। तथा सब इसमें हम सबसे पहले खनन कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि खनन कार्य में हम कैसे खनन कार्य के द्वारा हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो खनन का सामान्य तौर पर अर्थ देखिए तो खुदाई कार्य से होता है कि खुदाई कार्य यानी कि हम खुदाई कार्य लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक की गहराई तक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा गहरा हम नहीं कर सकते। जो दक्षिण अफ्रीका में की गई खुदाई कार्य जो कि सोने की खानों में 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी खुदाई कार्य किया गया था तथा हम 3 से 4 किलोमीटर ज़्यादा गहराई का क्यों नहीं कर सकते खुदाई कार्य, क्योंकि हम जितना खुदाई कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा तापमान बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे हमारे तापमान में वृद्धि होगी। इसलिए 3 से 4 किलोमीटर से ज़्यादा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 12 से 14 किलोमीटर से ज़्यादा हम खुदाई कार्य नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे गहरा खनन कार्य आर्कटिक महासागर का कोला क्षेत्र है, जहाँ पर 12 किलोमीटर गहराई तक खनन कार्य किया गया। यह सबसे गहरा परवेदन माना जाता है। परवेदन यानी खुदाई कार्य माना जाता है तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए ज्वालामुखी उद्गार जो कि एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं भूकंप। भूकंप का सामान्य अर्थ पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी में हलचल होना भूकंप कहलाता है। ये एक प्राकृतिक घटना है तथा भूकंप कैसे आता है? पृथ्वी से उत्पन्न ऊर्जा से फैलने वाली अलग अलग दिशाओं में तरंगों द्वारा कंपन उत्पन्न होना, यानी कि जब पृथ्वी से ऊर्जा निकलती है उसकी ऊर्जा निकलने के कारण बहुत सारी तरंगें उत्पन्न होती हैं। उन उत्पन्न तरंगों का सारी दिशाओं में अलग अलग फैलने के कारण जब हमारी धरती में या हमारी धरती में जब हलचल होती है या पृथ्वी में हमारे कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं 2 मार्क्स के कि उद्गम केंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है और भूकंप का अर्थ। तो भूकंप का अर्थ हमने पढ़ लिया, पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी में हलचल होना भूकंप कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र कि उद्गम केंद्र क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है, एवं यहीं पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंड से ही आते हैं या स्थलमंड में ही आते हैं तथा हम सबसे पहले बात करते हैं भूकंप मापी यंत्र की। भूकंप आता है तो उसका पता कैसे लगाए कि कैसे भूकंप आ रहा है। तो उसका एक यंत्र होता है जिसका नाम है सीस्मोग्राफ। यह सतह पर पहुंचने वाले सभी भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। जब हम सीस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों का पता लगाते हैं तो भूकंप
भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करती है, उस सीस्मोग्राफ में अभिलेखित करना है यानी उसकी तीव्रता को शो करती है कि वह उसकी तीव्रता यानी कि उसकी स्पीड किस तरह से है, उसकी स्पीड किस तरीके से है, वह सब बताती है। अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगों के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग। प्राथमिक तरंग प्राथमिक यानी प्राइमरी और द्वितीयक यानी सेकेंडरी से हम पता लगा सकते हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्राथमिक तरंग इनको प्राइमरी यानी कि पी तरंग भी कहते हैं और सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंग है। इसको एस तरंग के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक तरंगें यह तेज गति से चलती है तथा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, जबकि द्वितीयक तरंगें प्राथमिक तरंग के कुछ समय बाद एवं धीमी गति से धरातल पर पहुंचती है। पी तरंगें जो कि प्राथमिक तरंगें हैं वह शोरगुल वाली तरंगें होती हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाली तरंगें होती हैं, जबकि एस तरंगें समुद्री लहरों जैसी होती हैं। समुद्री तरंगें जिन्हें हम कह सकते हैं, ये प्राइमरी तरंगें ठोस, तरल, गैसीय तीनों पदार्थों से होकर गुजरती है, बल्कि द्वितीयक तरंगें केवल ठोस पदार्थ से होकर ही गुजरती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंप लेखी यंत्र जो कि हमने अभी पढ़ा था, सीस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। इससे हम दूर दूर से आने वाली भूकंपीय तरंगों का पता लगा सकते हैं और उसकी तीव्रता उसमें सीस्मोग्राफ में शो हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां भूकंप आता है लेकिन सीस्मोग्राफ में भूकंप की तरंगें शो नहीं होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को हम भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप के मुख्यतः 5 प्रकार हैं: विवर्तनिकी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, निपात भूकंप, विस्फोट भूकंप और बांध जनित भूकंप। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप यानी चट्टानों का सरकना, मतलब यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आती है। ये विवर्तनिकी भूकंप जो हैं ये ज़्यादातर आते रहते हैं तथा भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने से उत्पन्न होते हैं एवं महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से आपस में टकराव के कारण एक दूसरे से दूर चले जाना या एक दूसरे से अलग हो जाना विवर्तनिकी भूकंप कहलाते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी भूकंप। यह ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निकलना, यानी कि यह भूकंप ज़्यादातर जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट अधिक मात्रा में होते हैं वहाँ पर आते हैं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्फोट के कारण ऊर्जा निकल रही है और भूगर्भ में कंपन हो रहा है, उस वजह से आते हैं। नेक्स्ट है निपात भूकंप। खनन क्षेत्रों में या खनन कार्य होते समय ज़्यादा खुदाई से पत्थर का ढहना, यानी कि नीचे खनन कार्य होते समय नीचे गहराई की तरफ ज़्यादा खुदाई हो जाने पर ऊपर से पत्थर का ढहना या भूमिगत खानों की छतें ढह जाने के कारण से हल्के भूकंप के झटके महसूस भी होते हैं। नेक्स्ट है विस्फोट भूकंप। ये किसी बॉम्ब को कहीं फेंकने पर होने वाला कंपन भी हम कह सकते हैं, या परमाणु बॉम्ब से होने वाला कंपन। जैसे कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है, इसे विस्फोट भूकंप
के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बांध जनित भूकंप। जो भूकंप बड़े बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं भूकंप के प्रभाव। मुख्य रूप से भूकंप के 6 तरीके से हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है भूमि का हिलना, यानी कि भूतल में हलचल होना, भूतल में कंपन होना। सेकंड है सुनामी, यानी कि समुद्र की लहरों का तेजी से ऊपर उठना या तेज बहाव से बहना। नेक्स्ट है भूस्खलन, यानी चट्टानों का खिसकना, भूमि का खिसकना, भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना। नेक्स्ट है आग लगना, फिर है इमारतों का टूटना, और लास्ट है वस्तुओं का गिरना, यानी कि वस्तुओं का गिरना, सामान का घर में रखे सामान का गिरना और पंखों का हिलना आदि। इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि भूकंप आया है। ये सब प्रक्रियाएं होगी तो हमें स्वतः ही पता चल जाएगा या हमें स्वतः ही आभास हो जाएगा भूकंप के आने का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना, कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार हुई। तो इसमें हम 3 बिंदु दे रखे भूपर्पट्टी, मेंटल और क्राउड। इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार स्थलमंडल बना, दुर्बलता मंडल बना और मध्य मंडल बना, बाह्य कोड और आंतरिक कोड क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भूपर्पट्टी। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है तथा इसकी मोटाई महासागरों वह महाद्वीपों के नीचे अलग अलग होती है। तो महाद्वीप के नीचे 30 किलोमीटर होती है जो कि एक ज़मीन का हिस्सा है, और महासागर के नीचे 5 किलोमीटर होती है जो कि समुद्र का हिस्सा है। तथा सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि वह हिस्सा जहाँ हम बैठते हैं वह तो होता है महाद्वीप, और महासागर होता है समुद्र का हिस्सा, पानी का हिस्सा। तथा यह भारी चट्टानों से बनी होती है भूपर्पट्टी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड मेंटल। भूपर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह भाग 2900 किलोमीटर की गहराई तक है तथा मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। जो मेंटल के ऊपर का भाग है वह दुर्बलता मंडल कहलाएगा, और इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक फैला है। ज्वालामुखी यानी कि दुर्बलता मंडल से ही निकलती है, उसका ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुंचता है यह मुख्य स्रोत है। एवं भूपर्पट्टी व मेंटल इन दोनों के ऊपर का भाग स्थलमंडल कहलाता है, जिसकी ही मोटाई 200 किलोमीटर तक है। यह ठोस अवस्था की परत होती है। नेक्स्ट है क्राउड। यह दो भागों में है। इनको क्राउड को 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी क्राउड और आंतरिक क्राउड। बाहरी भाग जो होता है वो तरल अवस्था में होता है और आंतरिक भाग जो होता है ठोस अवस्था में होता है। तथा यह क्राउड जो होता है ये सबसे नीचे का भाग होता है। यह भारी पदार्थ से बना होता है एवं निकल व लोहे का बना होता है, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ज्वालामुखी। यह एक ज्वालामुखी सामान्य अर्थ पर ज्वालामुखी का अर्थ अचानक होने वाली घटना या यह एक पृथ्वी पर होने वाली आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है तथा इस विस्फोट के द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि सारे पदार्थ निकलते हैं एवं इन सभी पदार्थों का निकास
एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिस नली को पास नलिका कहते हैं। एवं ज्वालामुखी एक हम सामान्य तौर पर ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये एक आकस्मिक यानी अचानक होने वाली घटना है। तथा अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और मध्य महासागरीय कटक। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। यह सब समय समय पर उद्गार तथा विस्फोट होते रहते हैं। एवं हम इसका उदाहरण देखें तो इटली नामक जो देश है उसमें एटना ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। सेकंड है प्रसुप्त ज्वालामुखी। यह लंबे समय तक कोई किसी भी प्रकार का उद्गार नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हमें संभावनाएं रहती है कि ये विस्फोट होने के इसके चांस है या इसका उद्गार होने का चांस है। जब अचानक उद्गार होता है तब बहुत हानि पहुंचाता है। और इसका उदाहरण देखते हैं तो इटली का विसुवियस जो ज्वालामुखी है वह प्रमुख उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है विलुप्त ज्वालामुखी। इसमें उद्गार व विस्फोट नहीं होते हैं, ना ही कोई संभावनाएं होती है। एक तरीके से विलुप्त यानी कि ये ख़त्म हो चुके हैं। एवं आगे है विस्फोट होने की भी इनकी संभावनाएं नहीं होती है। और हम इसका उदाहरण देखें मुख्य रूप से तो म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है मिश्रित ज्वालामुखी। इस विस्फोट में निकलने वाले पदार्थ लावा जो कि ठंडा व गाढ़ा होता है तथा भारी मात्रा में लावा एवं उसके बहुत टुकड़े वह राख निकलती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। इसका प्रवाह क्षेत्र 50 मीटर से अधिक होता है, लेकिन कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर तक भी पहुंच जाता है। तथा भारत का दक्कन का पठार जो कि बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है दक्कन का पठार। एवं यह लंबे लावा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यह लावा तरल अवस्था में होता है, तरल लावा होता है तथा इसमें बहुत दूर तक लावा फैला जाता है तथा बहुत दूर तक लावा फैलता है, इसलिए इसे लंबे लावे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट है मध्य महासागरीय कटक। इसका उद्गार क्षेत्र महासागर से माना जाता है। एवं यह मध्य महासागरीय कटक की एक श्रृंखला है जिसकी लंबाई 70,000 किलोमीटर तक है। एवं मध्य भाग में लगातार उद्गार होते रहते हैं। महासागर के अंदर मध्य भाग से उद्गार होता है, यानी कि समुद्र के अंदर की चट्टानें समुद्र के अंदर का भाग जो कि चट्टानों का है, उन चट्टानों के मध्यवर्ती जो भाग है उनसे भी उद्गार होता रहता है। एवं यह एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है तथा मध्यवर्ती भाग से लगातार इनके उद्गार होते ही रहते हैं। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।